विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत अस्फर नत्युषे आराधनाय तथागतानां सर्वात्मना दास्यमुपैति लोके कुर्वन्तु मे मूर्धनि पदम जनौघा विघ्नन्तु वा तुष्यति लोकनाथ तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान् मामस्तु व्रतमेतदेव। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग की महान गुरु परंपरा, जिसने विश्वतोमुख भारतीय दर्शन को 20वीं 21वीं शताब्दी में उसे विश्वव्यापी स्वरूप देने में महती योगदान किया है, उस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए सभागार में उपस्थित उसी आचार्य परंपरा का वर्तमान में उत्तराधिकारी भाव से प्रतिनिधित्व कर रहे दर्शन एवं धर्म विभाग के विभागाध्यक्ष और मेरे अनन्य मित्र प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, मेरे इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे मेरे अग्रज वर्य प्रोफेसर हरिशंकर प्रसाद जी और सभागार में उपस्थित कलकत्ता विश्वविद्यालय के मूर्धन्य आचार्य प्रोफेसर डीके महंता जी, मेरे बहुत ही प्रिय और यहाँ के विद्यार्थी रहे जिन्होंने जन कल्याण और लोक सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे धर्मेंद्र मिश्रा जी, मेरे मित्र आर के झा जी और इस विभाग को वर्तमान में अपनी अकादमिक सक्रियता से संचालित कर रहे बहुत सारे मेरे शिक्षक मित्र बागड़े जी, राहुल मौर्य जी, प्रियंका, नीति सिंह जिसे हम प्यार से नीतू कहते हैं, विवेक जी और कल्पना यादव मैडम, और इस विभाग में जिन्हें अपने स्नातकोत्तर अध्ययन को पूरा करने का या फिर अपने शोध अध्ययन को पूरा करने का जिन विद्यार्थियों को सौभाग्य मिला है, मैं इस सभागार में आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने एक असाध्य वीणा को बजाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोफेसर आनंद मिश्र ने मुझे बड़ा ही चुनौती भरा विषय इस टीआरबी मूर्ति लेक्चर सीरीज में हमें सौंपा है और बड़े विश्वास के साथ सौंपा है, और वह विषय आप जानते ही हैं कि टीआरबी मूर्ति इंटरप्रिटेशन ऑफ महायान एंड पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह विषय अपने आप में एक असाध्य वीणा से कम नहीं है। देखिए हम लोग इस असाध्य वीणा को कहां तक साध पाते हैं। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम इसे साध पाएं, लेकिन फिर भी उसमें कोई त्रुटि रह जाएगी तो उसे भी मैं अपना अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि विचारों का त्रुटिपूर्ण होना ही विचारों का सौंदर्य होता है। यदि विचार अपने आप में पूर्ण हो जाए तो उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए विचारों की अपूर्णता दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विचारों का सौंदर्य माना जाता है। मैं आनंद जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े उपक्रम के साथ इस टीआरबी मूर्ति लेक्चर सीरीज का ही सूत्रपात नहीं किया है, बल्कि राधा कृष्णन लेक्चर सीरीज, जेएल मेहता लेक्चर सीरीज का भी ये शुरुआत करने वाले हैं। यह अपनी निकट अतीत या आसन्न भूत की जो गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा और उनके जो योगदान रहे, उनसे आगामी पीढ़ी को परिचित कराने का ये बहुत ही शोभनीय उपक्रम है। इस उपक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है।
यूं तो भारत की वर्तमान मानसिकता की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि भारत की वर्तमान पीढ़ी अपने आसन्न भूत के ज्ञानात्मक और मूल्यात्मक योगदानों से दूरी बनाए रखती है, परिचित नहीं होती है। लेकिन प्रोफेसर आनंद मिश्र जी का यह प्रयास उस खाई को पाटने का प्रयास है। इस विभाग की आचार्य परंपरा यूं तो इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर राधाकृष्णन से शुरू होती है। मेरी जानकारी की अनुमत सीमा में शायद इस विश्वविद्यालय में पहली बार प्रोफेसर का पद राधाकृष्णन के लिए ही सृजित किया गया था। लेकिन इस विभाग को टीआरबी मूर्ति के द्वारा जो देश विदेश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो पहचान मिली और उनके प्रभाव में आकर उनके जो प्रेडेसर्स हुए या सक्सेसर्स जो हुए, उन्होंने उनकी ज्ञान परंपरा को जिस तरीके से बढ़ाया और उसकी प्रभावमत्ता को जिस तरीके से पूरे देश में फैलाया, यह विभाग वास्तव में टीआरबी मूर्ति के नाम से ही जाना जाता है। और हम लोग बड़े प्यार से और गर्व से इस बात को कहते हैं कि टीआरबी मूर्ति हमारे परदादा गुरु रहे हैं। दादा गुरु भी नहीं, परदादा गुरु। क्योंकि हमको प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, प्रोफेसर ए.के. राय, प्रोफेसर ए.टी. रमन पांडे, प्रोफेसर लक्ष्मी निधि शर्मा, ये सब लोग पढ़ाए। और प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह के गुरु प्रोफेसर ए.के. चटर्जी रहे और ए.के. चटर्जी के गुरु प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति रहे। तो स्वाभाविक है कि वो मेरे परदादा गुरु हैं। और मैं आज अपने परदादा गुरु के दार्शनिक योगदानों पर कुछ बात साझा करने के लिए मित्रों मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति ने जीवन में एक ही ग्रंथ लिखा, अपना शोध प्रबंध लिखा, और जब वो प्रकाशित हुआ तो उसका नाम सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म रखा गया। कल जब व्याख्यान पूरा हुआ था तो ब्रिजकिशोर त्रिपाठी ने एक प्रश्न उठाया था कि सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म माध्यमिक संप्रदाय को ही क्यों कहा जाए, क्यों न योगाचार संप्रदाय को या उत्तरवर्ती योगाचार संप्रदाय के जो आचार्य ज्ञानश्री मित्र रहे उनको बौद्ध दर्शन का केंद्रीय प्रस्थान क्यों न कहा जाए। इस प्रकार के प्रश्न तो प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति के समक्ष भी रहे होंगे जब वह इस प्रकार के काम में संलग्न होंगे। मौलिक रूप से वो वेदांती थे और 18वीं शताब्दी में वेदांत में एक ग्रंथ लिखा गया दर्शन सर्वस्वम, शिव चैतन्य भारती के द्वारा। और दर्शन सर्वस्वम ग्रंथ में यह प्रश्न उठाया गया कि भारत में सब लोग अपने को वयम अद्वैतवादिनः कहते हैं कि मैं अद्वैतवादी हूं। कोई अद्वैतवादी कहता है, कोई अपने को अद्वैतवादी कहता है। तो शिव चैतन्य भारती के समक्ष यह प्रश्न था कि जब सब लोग यह दावा करते हैं कि वयम अद्वैतवादिनः, यहां तक कि धर्मकीर्ति के टीकाकार प्रज्ञाकर गुप्त प्रमाण वार्तिका अलंकार भाष्य में कहते हैं कि प्रज्ञाकर प्रतिज्ञेयम वयम अद्वैतवादिनः तेन मोहेन मुग्धत्वात् तदलंकार माश्रय। तो जब वयम अद्वैतवादिनः कहने की भारतीय दर्शन परंपरा में होड़ लगी हो तो दार्शनिक रूप से इस प्रश्न का उठना जायज है कि उसमें से कौन सा अद्वैतवादी या अद्वैतवादी संप्रदाय को परिनिष्ठित अद्वैत का पद प्रदान किया जाए। और इसी प्रश्न को सुलझाने के प्रयास में शिव चैतन्य भारती ने दर्शन सर्वस्वम ग्रंथ लिखा और भारत के शाक्त परंपरा के, बौद्ध परंपरा के और शैव परंपरा के
अद्वैत और अद्वैतवादी दार्शनिक प्रस्थानों का खंडन करते हुए भगवत्पाद आचार्य शंकर के केवलाद्वैत को वहां परिनिष्ठित अद्वैत के रूप में, मतलब अद्वैत की केंद्रीय अवधारणा को देखा गया भगवत्पाद आचार्य शंकर के केवलाद्वैत में। मूर्ति साहब अद्वैतवादी थे और संभवतः इस ग्रंथ से वो परिचित रहे होंगे, इसलिए उनके मन में भी यह प्रश्न उठा होगा कि बौद्ध दर्शन का विकास कितना डाइवर्जेंट तरीके से हुआ है। हर एक संप्रदाय के प्रारंभ और अंत की आप कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते, कोई डिमार्केटिंग लाइन नहीं खींच सकते आप बौद्ध दर्शन के विकास को देखने में, कि कौन संप्रदाय कहां से आरंभ होता है और उसका अंत कहां होता है। उसके बावजूद भी मोटे तौर से आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग बौद्ध दर्शन के विकास को 4 संप्रदायों में मोटे तौर से बांटते हैं: वैभाषिक, सौतांत्रिक, माध्यमिक और योगाचार। वैभाषिक सर्वास्तिवादी परंपरा में आता है और स्थविरवादियों का खंडन करता है और अपने को स्थापित करता है। सौतांत्रिक आते हैं तो वैभाषिकों का खंडन कर देते हैं और इतना कटु आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये वैभाषिका न शाक्य पुत्रिया, ये जो वैभाषिक हैं ये प्रच्छन्न शाश्वतवादी हैं और ये शाक्य पुत्र कहे जाने योग्य नहीं। इतना क्रूर खंडन, ये वैभाषिका न शाक्य पुत्रिया। और सौतांत्रिकों का खंडन फिर माध्यमिक कितने विस्थापक तरीके से करते हैं, ये कल से हुए व्याख्यान और आप सब लोग इस विभाग के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, आप परिचित हैं उससे। और फिर माध्यमिक जैसे बलवत्तर और बलिष्ठ प्रस्थान का खंडन योगाचार विज्ञानवाद के द्वारा कर दिया जाता है। इससे तो इतनी समझ में आती है ना कि बौद्ध दर्शन का विकास बहुत ही डाइवर्जेंट तरीके से हुआ है। इसका जो डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट रहा है वो बहुत ही डाइवर्जेंट रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति साहब के मस्तिष्क में यह प्रश्न था और इसीलिए अपने प्रारंभिक दिनों में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका टाइटल था मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। वो लेख कावर्ड के द्वारा जो उनके लेखों का संकलन प्रकाशित किया गया है उसमें यह लेख संकलित है, मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। और मूर्ति साहब उसमें इस प्रश्न को उठाते हैं कि अगर बुद्धिज्म के विकास की धारा इतने मतांतरों और इतने परस्पर एक दूसरे के खंडन मंडन से हुआ है, फिर भी सबको बौद्ध कहने का क्या अभिप्राय है? आखिर इतने डाइवर्जेंट डायनामिक्स के बीच में कुछ एक वाक्यता के सूत्र तो होनी चाहिए ना, तभी तो इनको बौद्ध दर्शन का संप्रदाय कहा जा सकता है। और उस लेख में उन्होंने 4 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिटेक्ट किया पहली बार और ये दिखाया कि बौद्ध दर्शन के डाइवर्जेंट डेवलपमेंट में 4 ऐसे आधारभूत सिद्धांत रहे हैं जो पूरे बौद्ध दर्शन को एक नैरात्मवादी एक वाक्यता प्रदान करते हैं। नैरात्मवादी एक वाक्यता, और वह 4 सिद्धांत है: शून्यता, मध्यमा प्रतिपद और प्रतीत समुत्पाद। शून्यता, मध्यमा प्रतिपद, प्रतीत समुत्पाद, और चौथा सिद्धांत नहीं कहिए, चौथा उसको कहिए पद्धति, नितार्थ और नयार्थ के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तनों की व्याख्या करने की पद्धति। ये 4 ऐसी चीज हैं जो पूरे बौद्ध दर्शन के डाइवर्जेंट डेवलपमेंट को नैरात्मवादी एक वाक्यता प्रदान करते हैं। मूर्ति साहब जब इस बात को समझ लेते हैं तब उनके मन में यह प्रश्न बनता है कि इस नैरात्मवादी एक वाक्यता निर्मित करने वाले जो आधारभूत जो 4
उसके सिद्धांत है, 3 सिद्धांत और एक पद्धति शास्त्र। ये 4 चीजें आखिर भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में सर्वोत्कृष्ट रूप से उपलब्ध होती हैं और कौन सा दार्शनिक संप्रदाय है जो इसका सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करता है। और तब उन्हें ये बात समझ में आती है, शून्यता, मध्यमा प्रतिपद, प्रतीत समुत्पाद और नेयार्थ और नीतार्थ की व्याख्या पद्धति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व माध्यमिक दर्शन की से किया जाता है। और संभवतः इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म रखा। सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म इस लिखे जाने से पहले उसके बैकग्राउंड में मूर्ति साहब के प्रारंभिक जीवन में 1930s ऑनवर्ड उनके अकादमिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ था। और वह महत्वपूर्ण प्रश्न संभवतः केसी भट्टाचार्य के माध्यम से उनके मस्तिष्क में उत्पन्न किया गया था। क्योंकि कल जैसा कि प्रोफेसर हमारे गुरुवर प्रोफेसर विजय कुमार जी ने कल हम लोगों को स्मरण दिलाया था कि वो अमलनेर में जब केसी भट्टाचार्य वहां थे तो वो उनके व्याख्यान को उस समय 1930s के ऑनवर्ड वो उनके व्याख्यान को सुने थे। उन दिनों के जो केसी भट्टाचार्य के व्याख्यान है वो मुख्य रूप से वो अल्टरनेटिव स्टैंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, इस प्रॉब्लम को लेके वो अधिकतर व्याख्यान दिए गए थे, अल्टरनेटिव स्टैंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट। और वहां वो केसी भट्टाचार्य इस प्रश्न को उठा रहे थे कि भारत में या भारत से बाहर जो परम तत्ववादी, निरपेक्षवादी, अद्वैतवादी या अद्वैतवादी प्रकार के जो दार्शनिक प्रस्थान है वो ऊपर से देखने में तो बहुत समान लगते हैं। सब लोग कहते हैं कि मैं अद्वैतवादी हूं, मैं निरपेक्ष तत्ववादी हूं, ऊपर से देखने में समान लगते हैं, लेकिन इनके वास्तविक जो भेद है उसको कैसे पकड़ा जाए। और इस केंद्रीय प्रश्न के साथ जूझते हुए केसी भट्टाचार्य ने जिस विचार की शुरुआत की थी उस बात को बाद में मूर्ति साहब आगे बढ़ाते हैं और वो दिखाते हैं कि there may be 3 irreducible form of Advait philosophy, 3 irreducible form of Advait philosophy। मतलब अद्वैत प्रकार के दर्शनों के 3 अनंतर भाव्य प्रारूप हो सकते हैं, मौलिक प्रारूप हो सकते हैं। और इन 3 मौलिक प्रारूपों में बहुविध प्रकार के अद्वैतवादी और अद्वैतवादी प्रकार के दर्शनों का समाहार किया जा सकता है। इस प्रकार की जो चिंता थी उनमें, और इस बात को मूर्ति साहब ने अपने बहुत सारे लेखों में जिस तरीके से उसको स्पष्ट किया और पाया कि केसी भट्टाचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निरपेक्षवादी, परम तत्ववादी या अद्वैतवादी प्रकार के दर्शनों के जो अनंतर भाव्य प्रारूप हो सकते हैं, इररिड्यूसिबल फॉर्म हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नोइंग मॉडल ऑफ अद्वैत, फीलिंग मॉडल ऑफ अद्वैत एंड फीलिंग मॉडल ऑफ अद्वैत। अद्वैत का ज्ञानात्मक प्रारूप, इच्छात्मक अद्वैत का प्रारूप और भावनात्मक अद्वैत का प्रारूप, ये 3 आइडेंटिफाई किया मूर्ति साहब। उन दिनों के बीच की जो राइटिंग्स है मूर्ति साहब की, उसको देखने से पता चलता है कि मूर्ति साहब इस बात को लेकर असमंजस में दिखाई पड़ते हैं कि अद्वैत के ज्ञानात्मक प्रारूप में, अद्वैत के इच्छात्मक प्रारूप में और अद्वैत के भावनात्मक प्रारूप में भारतीय दर्शन के बहुत सारे अद्वैत और अद्वैतवादी परंपराओं का समाहार किया जा सकता है, उनका अंतर्भाव किया जा सकता है। लेकिन माध्यमिक दर्शन को
इन तीनों प्रारूपों में कहीं भी उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न भी मूर्ति साहब के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म की ओर बढ़ने के लिए और उस किताब को इस रूप में पूरा होने के लिए उत्तरदायी रहा है। तो इस तरह से मैंने बहुत संक्षेप में सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के निर्माण की प्रक्रिया के जो दो परिप्रेक्ष्य हैं, उन परिप्रेक्ष्यों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया कि सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं उसके बनने की प्रक्रिया की, उसको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद मूर्ति साहब के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को समझने में भारत के 20वीं शताब्दी के जो बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप है, और इतना ही नहीं, दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप है, मेरे समझ की अनुमत सीमा में सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को समझने में लोगों ने थोड़ी भूल की है, थोड़ी चूक की है। और यदि उस भूल से हम बचें और उससे बचते हुए यदि हम टीआरबी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को पढ़ें, तो शायद हम मूर्ति साहब के महत्व को और सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के महत्व को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप लोग को ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1955 ऑनवर्ड दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक बुद्धिज्म पर और दुनिया में कोई भी बुद्धिज्म पर कोई सीरियस आर्टिकल नहीं लिखी गई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसमें टीआरबी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का कोई न कोई रिफरेंस नहीं है आज तक। स्कॉलर्स, दुनिया के स्कॉलर्स टीआरबी मूर्ति को अपनी किताब डेडिकेट नहीं करते। बहुत बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने अपने किताबों को डेडिकेट करते हुए लिखा है डेडिकेटेड टू द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, उसमें टीआरबी मूर्ति का भी नाम नहीं। टीआरबी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म की का ये रेंज रहा है। और उसको समझने में जहां भूल हुई है इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा और वेस्टर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा जहां चूक हुई है, मैं छोटी मुंह और बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद नेहरू जी के प्रयासों के चलते भारत में बौद्ध अध्ययन के संस्थानीकरण और उसको सरकारी सहायता प्रदान करके उसको उन्नत करने के चतुर्दिक प्रयास शुरू हुए और उसको लेकर ये सारी संस्थाएं बनी, सारनाथ, लेह, लद्दाख, तमाम प्रकार की संस्थाएं बनी। और इसमें जो बौद्ध अध्ययन शुरू हुआ उसी को हम लोग बुद्धिस्ट स्टडीज कहते हैं, जिसमें पाली, प्राकृत, ये सब चीजों को पढ़ाया जाता है। और वेस्टर्न स्कॉलरशिप जो बुद्धिज्म की है वो इंडोलॉजिकल स्टडी ऑफ बुद्धिज्म है। वो फिलोसफिकल स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म बहुत ही रेयरली वहां देखने को मिलता है। अब आप बुद्धिस्ट स्टडीज की आंख से और इंडोलॉजिकल स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म के नाम से अगर आप टीआरबी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को पढ़ना चाहेंगे तो उस पुस्तक के स्वारस्य को आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर को लगेगा कि जो माध्यमिक संप्रदाय को बौद्ध दर्शन के विभिन्न प्रस्थानों के बीच में रख के अगर वो माध्यमिक दर्शन को समझने का प्रयास एक बौद्ध अध्येता, बौद्ध अध्ययन का अध्येता आदतन ऐसा करता है, बुद्ध वचन है और बुद्ध वचनों से विकसित होने वाले बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं, इस परिसीमा में अगर आप टीआरबी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को देखेंगे तो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर को लगेगा कि टीआरबी मूर्ति ने नागार्जुन के बौद्ध दर्शन को समझा ही नहीं है,
और बौद्ध दर्शन पर ऐसा लिख के उन्होंने बड़ा भारी अन्याय किया है, उसे ऐसा प्रतीत होगा। क्यों? इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि मूर्ति साहब ने बौद्ध अध्येता के रूप में उस ग्रंथ को नहीं लिखा है, उसको एक हार्डकोर, एक प्योर फिलोसॉफिकल अप्रोच में लिखा है। वो बुद्धिस्ट स्टडीज के अप्रोच में लिखा गया वो ग्रंथ नहीं है। और इसी तरीके से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स जो भारतीय दर्शन या बौद्ध दर्शनों का अध्ययन इंडोलॉजिकल व्यू पॉइंट से करते हैं, वो दार्शनिक प्रश्न नहीं उठाते हैं, इसलिए उन्हें भी यह ग्रंथ बहुत प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए यह ग्रंथ बाद में जब बुद्धिस्ट स्टडीज की स्कॉलरशिप और इंडोलॉजिकल स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ बुद्धिज्म हावी हुआ दुनिया में, तो इस महान पुस्तक की थोड़ी बहुत अवमानना की गई। क्यों? इसलिए कि मूर्ति साहब के लिए नागार्जुन या माध्यमिक संप्रदाय बौद्ध दर्शन का एक छोटा सा संप्रदाय नहीं है। मूर्ति साहब माध्यमिक को और नागार्जुन को हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आइडियाज और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फिलॉसफी के एक नेटवर्किंग में, एक पूरे पर्सपेक्टिव में वो माध्यमिक दर्शन और नागार्जुन को उस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सली एप्लीकेबल, विश्वतोमुख रूप में वो माध्यमिक दर्शन की एक पुनर्संरचना करके खड़ा करते हैं। और जब कोई ऐसा काम करता है व्यक्ति, तो वह आकर या मूल ग्रंथों के साक्ष्यों पर जहां तक संभव होता है वहां तक अपने को आश्रित रखता है, निर्भर करता है वो। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां वो फिलोसफिकली रिकंस्ट्रक्ट भी करता है। और मूर्ति साहब ने माध्यमिक दर्शन के दायरे को दुनिया भर के दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया और उसमें उनको बड़ी सफलता मिली। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस ग्रंथ का जो आधा पार्ट है उसमें आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ सामग्रियां मिलेंगी। फिर आपको उसमें एक सेक्शन ऐसा मिलेगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि दुनिया भर के जो एब्सोल्यूटिस्टिक फिलॉसफीज हैं, ब्रैडले, कांट, हेगल और भारतीय परंपरा के जो अद्वैतवादी दर्शन है, उनके साथ माध्यमिक निरपेक्षवाद की एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा कंपैरिजन कि जिसको पढ़ के व्यक्ति कंपैरेटिव फिलॉसफी की एक मेथोडोलॉजी को डेवलप कर सकता है। ऐसा कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन मिलेगा आपको, स्कीमेटिक कंपैरिजन, जो दूसरी जगह आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, प्रोफेसर मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को ए मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म के रूप में नहीं पढ़ाना चाहिए, ए वेरी गुड स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। उसको एक जेन्युइन फिलॉसफिकल टेम्परामेंट से, एक फिलॉसफिकल अप्रोच से देखना चाहिए। मैं अपनी बात को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको माध्यमिक दर्शन का जब वो विकास मूर्ति साहब दिखाते हैं, तो यूजुअली विकास को दिखाने के लिए हमको बौद्ध दर्शन परंपरा का जो ऐतिहासिक विकास है उसके पीठ पर सवार होकर इसके विकास को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने माध्यमिक दर्शन के आविर्भाव को, वो अभिधर्म बौद्ध दर्शन के पीठ पर सवार होकर वो दिखाते तो हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती इस बात में है
कि वो उस पीठ पर सवार होके सवारी करते हुए वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और माध्यमिक दर्शन के आयाम को बहुत बढ़ा देते हैं। और वो बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक दर्शन के उदय को संकेतित करते हुए उसकी दार्शनिक संभावनाओं को इस तरीके से वो तलाश लेते हैं उसमें, जहां उन्हें यह कहना पड़ता है, मैं यहां दो स्टेटमेंट उनका रेफर करूंगा, जहां उनको ये कहना पड़ता है कि माध्यमिक डायलेक्टिक इज क्रिटिक ऑफ ऑल फिलॉसफीज। शुरू कहां से हो रहा है? इमर्जेंस ऑफ माध्यमिक फिलॉसफी वो दिखा रहे हैं। अभिधार्मिक जो कैटेगरीज है, जो मध्यमक कारिका के 24 जो परिच्छेद है, वो अभिधर्म परंपरा के बहुत सारे कैटेगरीज है, उनका खंडन करते हुए वो उसके इमर्जेंस को बता रहे हैं। लेकिन इमर्जेंस को इतना फिलोसॉफिकल वाइड फिलोसॉफिकल रेंज उसे दे रहे हैं कि उन्हें ये लिखना पड़ता है कि माध्यमिक डायलेक्टिक इज क्रिटिक ऑफ ऑल फिलोसफीज। और उसके बाद वो यहां तक मूर्ति साहब कह जाते हैं कि माध्यमिक दर्शन के माध्यम से दार्शनिक परंपराएं और दार्शनिक प्रस्थान और विचारधाराएं, दार्शनिक प्रस्थान, दार्शनिक संप्रदाय, मतलब फिलोसॉफिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज बिकम्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब माध्यमिक दर्शन की जो द्वंद्व पद्धति है, वह दुनिया भर के विचारधाराओं को, दार्शनिक तंत्रों को स्वयं अपने ही स्वरूप के विषय में आत्मचेतन होने का एक अवसर प्रदान करता है। कितनी बड़ी बात है। माध्यमिक डायलेक्टिक को इस परिप्रेक्ष्य में देखना कि यह हमें एक अवसर, ये मतलब दुनिया भर की विचारधाराओं को, दुनिया भर के दार्शनिक तंत्रों को यह स्वयं के स्वरूप के विषय में आत्मचेतन होने का अवसर देता है। एंड इट्स ए क्रिटिक ऑफ ऑल फिलोसफीज। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में आप मूर्ति साहब के सेंटर फिलॉसफी आपको नहीं देखते हैं, तो बुद्धिज्म के एक टेक्स्ट के रूप में या एक इंडोलॉजिकल स्टडी के टेक्स्ट के रूप में आप उसके मर्म, उसके स्वारस्य और उसके महत्व को कभी नहीं समझ सकते, कभी समझ ही नहीं सकते। तो अगर मूर्ति साहब को समझना है तो हमें उनके अपने इस स्टडीज के विषय में जो दिए गए दो स्टेटमेंट हैं कि माध्यमिक द्वंद्व पद्धति दुनिया भर के दार्शनिक संप्रदायों, तंत्रों और विचारधाराओं को स्वयं अपने ही स्वरूप के विषय में आत्मचेतन होने का अवसर प्रदान करता है, इस स्टेटमेंट को मुझे याद रखना चाहिए। और इस दूसरे स्टेटमेंट को भी याद रखना चाहिए कि माध्यमिक डायलेक्टिक इज क्रिटिक ऑफ ऑल फिलोसफीज। और इस परिप्रेक्ष्य में जब आप टीआरबी मूर्ति के इस ग्रंथ को देखेंगे, तब आपके सामने एक ऐसा विचार का फलक सामने आएगा जहां आप इस प्रश्न पर विचार करने की एक मनोभूमि तैयार कर सकते हैं कि प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति ने महायान दर्शन की कैसी व्याख्या की है और उस व्याख्या के आधार पर संभावित विश्व व्यवस्था की कोई संकल्पना अवधारित की जा सकती है क्या? क्योंकि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आपको सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के जिस पर्सपेक्टिव की ओर मैंने ध्यान दिया, उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तब आप इस प्रश्न का सामना कर पाएंगे कि क्या मूर्ति साहब ने जिस तरीके से महायान दर्शन की व्याख्या की है, उसके आधार पर कोई संभावित विश्व व्यवस्था
कि कोई संकल्पना अवधारित की जा सकती है क्या? मैं अपने व्याख्यान के इस दूसरे पहलू पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं आपके सामने इस प्रश्न को कैसे संबोधित करूं कि संभावित विश्व व्यवस्था के प्रति मूर्ति साहब का क्या योगदान हो सकता है, वो किस तरह से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत कर सकता है। मैं इसके लिए केवल यह संकेत करना चाहूंगा और आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि प्रोफेसर मूर्ति सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का समापन करते हुए उन्होंने 4-5 पृष्ठों का एक उपसंहार लिखा है। आप लोगों में से संभवतः बहुत लोग उस उपसंहार से परिचित हो, और उस उपसंहार की टाइटल है विश्व संस्कृति के निर्माण में माध्यमिक दर्शन का मूल्य। ये उपसंहार का शीर्षक है जहां ये पुस्तक समाप्त होती है, विश्व संस्कृति के निर्माण में महायान दर्शन का मूल्य। ये इस पुस्तक का अंत करते हुए वो इस बात की तलाश करते हैं कि क्या अद्वैत और अद्वैतवादी दार्शनिक तंत्र किसी एक ऐसी विश्व व्यवस्था जो किसी विश्व संस्कृति की अवधारणा में मूलित हो, इस संभावना की कोई तलाश की जा सकती है क्या? और इसी इशू को उठाते हुए वो पुस्तक का अंत करते हैं और मुख्य रूप से भारत के 2 प्रतिनिधि दर्शन तंत्रों, एक माध्यमिक और दूसरा अद्वैत वेदांत, को वो लेकर आगे बढ़ते हैं और इस संभावना को तलाशते हैं कि यदि दुनिया को एक ऐसी विश्व व्यवस्था चाहिए जो एक विश्व संस्कृति की अवधारणा में मूलित हो, तो इसका दार्शनिक आधार या तो माध्यमिक दर्शन या माध्यमिक निरपेक्षवाद हमें प्राप्त हो सकता है, या हमें आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत में प्राप्त हो सकता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसा कि प्रोफेसर एस विजय कुमार ने कल कहा था कि ही वॉज मोर वेदांतिन एंड लेस द फॉलोअर ऑफ माध्यमिक। तो एक 24 कैरेट का वेदांती आदमी उपसंहार को लिखते हुए कहता है कि विश्व संस्कृति में मूलित किसी विश्व व्यवस्था की दार्शनिक संभावना जितना हमें उदार महायान की उदारता में मिलती है, उतनी संभावना अद्वैत वेदांत के अद्वैतवादी तत्व दृष्टि में नहीं मिलता है। और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही प्रभावशाली और मजबूत तर्क प्रस्तुत किया है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से उस तर्क से अपने को अब तक सहमत नहीं पा सका हूं। वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने के लिए अद्वैत वेदांत दर्शन बाध्य है, वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने के लिए। और यदि इस प्राधिकार को स्वीकार करने के लिए विवश है, तो उस तत्व दृष्टि के आधार पर जिस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का पल्लवन हो सकता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार के परिवेश की जरूरत है। वो एक विशेष प्रकार के परिवेश की मांग करता है। और इसीलिए
इस विशेष प्रकार की परिवेश की मांग के चलते ही वह अपने वो उसकी यह संभावना, उसके इस संभावना का विश्वव्यापीकरण नहीं किया जा सकता। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से आज तक इस युक्ति से सहमत अपने को नहीं पा सका हूं, लेकिन वो कहते हैं कि महायान में ऐसी उदारता है, उसके पास बोधिसत्व का आदर्श है, उसके पास महाकरुणा का की संकल्पना है, उसके पास एक सो इनोसेंट एंड सैक्रोसेंट कंसेप्शन ऑफ पैंथेइस्टिक गॉड है, बहुत ही मासूम और अति मानवीय संवेदनाओं से युक्त एक सर्वेश्वरवादी ईश्वर की अवधारणा उसमें महायान में विराजमान है। मतलब सो इनोसेंट एंड सैक्रोसेंट पैंथेइस्टिक कंसेप्शन ऑफ गॉड इज अवेलेबल इन महायान अद्वैतवाद। इन सब चीजों के चलते महायान में ही यह संभावना है कि वह कोई विश्व संस्कृति को एक दार्शनिक आधार वह प्रदान कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि आरवी मूर्ति के सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का ये जो उपसंहारात्मक अभिकथन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ति साहब का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट रहा है, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट रहा है। या यूं कहिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग के जिन आचार्यों ने 20वीं 21वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन को अकादमिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के ज्ञानात्मक उद्यम और ज्ञानात्मक उपक्रम किए, जो स्थापनाएं की, तो इस दर्शन विभाग की आचार्य परंपरा के ज्ञानात्मक उद्यम में ही एक प्रकार का मतलब फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन की एक संभावना मौजूद है। और इसीलिए ये कहना कि मूर्ति साहब के सेंटर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन, इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे दर्शन विभाग की आचार्य परंपरा के ज्ञानात्मक उद्यम के प्रति भी कहा जा सकता है कि इस विभाग के द्वारा जिस प्रकार के ज्ञानात्मक उद्यम किए गए हैं उसमें एक विश्वतोमुख, एक यूनिवर्सल टाइप का एक फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन की संभावना मौजूद है। मूर्ति साहब को तो मैंने दिखाया है कि मतलब वो सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का उपसंहार इस समस्या के साथ करते हैं, इस संकल्पना के साथ करते हैं, इस आशा के साथ करते हैं। और भी आचार्यों को देख लीजिए, प्रोफेसर जेएल मेहता तो मतलब माने ही जाते हैं कि वो सभ्यता समीक्षक थे। नंदकिशोर देवराज का भी पूरा चिंतन सभ्यता और संस्कृति के मूल्यात्मक अभिनिवेशों से ही अभिसिंचित रहा है। और तो और आप उससे आगे बढ़िए तो जितने भी आर के त्रिपाठी की परंपरा है, इसके मैत्रा की परंपरा है, यहाँ तक कि प्रोफेसर रेती रमन की परंपरा है, उनकी किताब का टाइटल देखिए साइंटिफिक टेम्पर एंड अद्वैत वेदांत। इस विभाग की एक परंपरा रही है, एक अंतर्निहित धारा रही है कि यहाँ दर्शन शास्त्र को समझने के जो उपक्रम और जो पुनर्रचनाएं की गई, उसी में एक फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन निहित है। और इसकी शुरुआत हमें सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के इस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हमको सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के इस उपसंहार वाक्य में दिखाई पड़ता है। तब मित्रों ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम मूर्ति साहब का जो ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, आज हम इसकी संभावनाओं को किस रूप में तलाश सकते हैं। उन्होंने तो 5 पृष्ठ लिख के, मतलब उस 5 पृष्ठ का एक दिन प्रोफेसर आनंद मिश्र से मेरी बात हो रही थी, तो आनंद मिश्र जी के मन से ये उद्गार निकला कि शर्मा जी ये 5 पृष्ठ की राइटिंग इतनी कंडेंस्ड राइटिंग है, इतना अर्थगर्भ लेखन है
कि इसकी व्याख्या तो मतलब 5000 पृष्ठों में की जा सकती है, ऐसा उदान भरा एक। तो ये मूर्ति साहब का जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट था कि दुनिया के सामने भारत के अद्वैतवादी और अद्वैतवादी दर्शनों को एक विश्व संस्कृति के दार्शनिक आधार के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसमें माध्यमिक निरपेक्षवाद को एक अग्रणी भूमिका में रखा जाए, ये जो उनका एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट था, आज हम उसके विषय में क्या सोच सकते हैं या हम मूर्ति साहब की बात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, मुझ में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं मूर्ति साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनकी ही कृपा से कम से कम इतना सोचने लायक तो हम हुए कि हम यह मान सकते हैं कि उनका यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम उस ड्रीम प्रोजेक्ट को कितना पूरा करते हैं, ये तो हम सब लोगों के अपने अपने सामर्थ्य की सीमाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग इस बात को जाने तो कि मूर्ति साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज उसके विषय में कुछ चंद बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। पहली बात कि महायान दर्शन को या माध्यमिक दर्शन को मूर्ति साहब ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, उसको उसके संदर्भ में हम किसी एक पॉसिबल वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके इस विचार को हम कैसे कैसे खड़ा करें, कहां से इसकी वार्ता शुरू करें। मुझे स्मरण होता है कि संभवतः 2002 या 2004 मिशेल हॉलबैक का एक उपन्यास, बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास इस दुनिया में आया जिसका शीर्षक था ऑटोमाइज्ड, मिशेल हॉलबैक का। उस उपन्यास में वह हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा जिस एकाकी और जिस हिंसक मनुष्य की अवधारणा को आधुनिक सभ्यता ने केंद्र में रखा है, जिस एकाकी और हिंसक मनुष्य की अवधारणा को जो राज्य के द्वारा प्रशासित और बाह्य नियंत्रणों से शासित होकर ही केवल नैतिक हो सकता है और जिसकी नैतिकता की व्याख्या बेंथम के सुखवादी गणितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है, मिल और बेंथम के सुख की गणितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है, वैसे मनुष्य को केंद्र में रखकर जिस सभ्यता का विकास हो रहा है, उस सभ्यता की आंतरिक पीड़ाओं को मिशेल हॉलबैक ने उस ऑटोमाइज्ड नामक नॉवेल में बहुत बहुत विदग्धता के साथ उसे व्यंजित किया है। उसका हीरो एक जीनोम वैज्ञानिक है और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जीनोम परियोजनाओं के माध्यम से मनुष्य की सभ्यता को किस ओर अगले 50 वर्षों में विकसित करने की परियोजना इस दुनिया में तेजी से चल रही है। और इसी जीनोम परियोजना के गर्व पर युवाल नोआ हरारी ने सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में यह दावा करता है कि अगले 50 वर्षों में मनुष्य अमर तो नहीं लेकिन अनश्वर तो जरूर हो जाएगा। अमर तो नहीं लेकिन अनश्वर तो जरूर हो जाएगा। और ऑटोमाइज्ड नॉवेल का जो नायक है, जो हीरो है, वो जीनोम वैज्ञानिक है। वो उस उपन्यास का जब अंत होता है तो जीनोम वैज्ञानिक कहता है कि हम एक ऐसी सभ्यता में रह रहे हैं जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कोई सद्भाव, कोई सामुदायिकता नहीं रह गई है। मानो हम चने के दो दाने की तरह
एक दूसरे से सटे हुए हैं। हमारा और आपका शरीर का संपर्क केवल है, कोई अब हमारे और आपके बीच में मानस और आत्मा का संपर्क का जो तार है वो टूट गया है। और हम धीरे धीरे इतने वन डायमेंशनल और एकाकी होते जा रहे हैं कि उस ऑटोमाइज्ड उपन्यास के पात्रों के माध्यम से मिशेल हॉलबैक ने दिखाया है कि हॉब्स की एकाकी मनुष्य की जो अवधारणा है वह उसका एकाकीपन इतना गरिष्ठ होता जा रहा है कि वह बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया है और अब केवल अपने कामांगों से ही उसका संपर्क रह गया है। ऐसा मनुष्य भयावह, अपने कामांगों से ही उसका केवल संपर्क रह गया है। और उस परिस्थिति को देख के वो जीनोम वैज्ञानिक अपनी गाड़ी उठाता है और गाड़ी ड्राइव करते हुए समुद्र के किनारे चला जाता है और गाड़ी खड़ा करके उपन्यास का अंत होता है कि वह वैज्ञानिक कहीं गुम हो गया। डॉट 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 गुम के बाद डॉट डॉट के बाद उस उपन्यास का अंत इस वाक्य से होता है कि वह बौद्ध बनने तिब्बत चला गया। बौद्ध बनने तिब्बत चला गया, गुम हो गया, डॉट डॉट डॉट, बौद्ध बनने तिब्बत चला गया। मैं इस ऑटोमाइज्ड उपन्यास का जिक्र मित्रों इसलिए आपको किया कि मिशेल हॉलबैक में यह संभावना उसने देखा कि आधुनिक सभ्यता जिस तरीके से एक विश्व सभ्यता बनकर अपने को स्थापित कर रही है और विज्ञान और तकनीक के माध्यम से अपने दोनों पंखों को आताल से पाताल तक को उसने अवाप्त कर रखा है और मनुष्य के सामने एक प्रिजनर्स डायलेमा और एक कैच 22 सिचुएशन पैदा कर दिया है अपने 350 वर्षों के ज्ञानात्मक उपक्रमों के द्वारा, अपने विशेषज्ञों के द्वारा हमको हमारे सामने एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन पैदा कर दिया है ये आधुनिक सभ्यता ने कि हम मनुष्य की मुक्ति का इसी को राजमार्ग समझने लगे। और विज्ञान और तकनीकी के द्वारा इस जीवन और जगत के एक रेखीय समझ को ही हम समझ का एकमात्र प्रकार मान बैठे। इसके अतिरिक्त कोई समझ का वैकल्पिक प्रारूप हो ही नहीं सकता। ये प्रिजनर्स डायलेमा और जो कैच 22 सिचुएशन है आधुनिक सभ्यता के द्वारा स्थापित की गई है, ये उस क्राइसिस की पीड़ा का निदान या समाधान मिशेल हॉलबैक संकेतित करता है कि वह जीनोम वैज्ञानिक बौद्ध बनने तिब्बत चला गया, मतलब बुद्धिज्म में यह संभावना उसको दिखाई पड़ती है। तब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का बुद्धिज्म, ये संभावना हम किस प्रकार के बुद्धिज्म में देखें? यर्ली बुद्धिज्म में देखें जिसका आदर्श केवल व्यक्तिगत निर्वाण है, या अत्याधुनिक बुद्धिज्म जो अपने को इंगेज्ड बुद्धिज्म कहता है, जिसमें बुद्धिस्ट फेमिनिज्म, बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ पीस, बुद्धिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म, इन सब चीजों की चर्चा करके जो पूरी दुनिया में आज इंगेज्ड बुद्धिज्म है, क्या उसमें यह संभावना है? नहीं, इंगेज्ड बुद्धिज्म आधुनिकता की विचारधारा और उस विचारधारा के साभ्यतिक विनियोग से जो जो सभ्यता अपने को विश्वव्यापीकरण की है, ये इंगेज्ड बुद्धिज्म जो है वो उसी के गिरफ्त में, उसी का पार्ट एंड पार्सल बनने वाला बुद्धिज्म है।
क्योंकि ये जो आधुनिकता का जो कैच 22 सिचुएशन है ना, उसमें किसी को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हम आधुनिकता का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, हम आधुनिकता के प्रतिनायक बन रहे हैं। लेकिन ये कैच 22 सिचुएशन ऐसा होता है कि प्रतिनायक बनने का भ्रम होता है, और अंततः हम प्रतिनायक बनने के प्रयास में हम आधुनिकता के कैच 22 सिचुएशन के गिरफ्त में ही पूरी तरह से आ जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिकता जो आज विश्व सभ्यता का रूप धारण कर ली है और मनुष्य की मुक्तिकामी योजना का वो राजमार्ग के रूप में अपने प्रस्तुत कर रही है। आप लोग जिस पीढ़ी के हैं, आप लोगों में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि आधुनिकता की आलोचना सुन सकें या विज्ञान की आलोचना सुन सकें, क्योंकि आप तो कैच 22 सिचुएशन के पूरी तरह से गिरफ्त में है। आपका पूरा जो फैब्रिकेशन ऑफ माइंड ही है वो इसी तरीके से हुआ है। आपको हाइडेगर के इस स्टेटमेंट का अर्थ नहीं समझ में आएगा कि वो एक विश्वविख्यात इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आज मनुष्य के सभ्यता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा किसी पारमाणविक युद्ध या पारमाणविक हथियार का नहीं है। मानव सभ्यता के समक्ष आज सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि विज्ञान और तकनीकी के द्वारा जीवन और जगत को समझे जाने का जो एक रेखीय प्रयास है, उसी को समझ का अंतिम प्रकार न समझ लिया जाए। मतलब कोई दूसरे तरीके से जीवन और जगत के विषय में सोचा ही नहीं जा रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। तो ये जो आधुनिकता है, ये आधुनिकता बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके अब तक अपना रूप बदलता रहा है। बड़ा चिमेरिकल है, तभी तो इतना ताकतवर टर्म बना ये। तो ये आधुनिकता, आधुनिक सभ्यता ने जो मनुष्य के सामने समझ का एक रेखीय प्रतिमान जो हमारे सामने पैदा किया, और इसने मनुष्य की स्वतंत्रता को इस अर्थ में, वैचारिक स्वतंत्रता को इस अर्थ में बहुत गहरे में हर लिया। तब माध्यमिक डायलेक्टिक से इसका इलाज किया जा सकता है क्या? डायग्नोसिस किया जा सकता है क्या? मुझे लगता है कि मूर्ति साहब का जो इंटेंट है वो ये दिखाते हैं कि माध्यमिक डायलेक्टिक से आधुनिकता के इस विपर्यास का, इस नाग फांस का, इस कैच 22 सिचुएशन का इलाज किया जा सकता है। और हम माध्यमिक डायलेक्टिक का प्रयोग करके आधुनिकता को जीवन और जगत का एकमात्र एक रेखीय समझ ही एकमात्र समझ है, ये जो आधुनिकता का भ्रम है, और इसी भ्रम का जो विश्वव्यापी साभ्यतिक विनियोग हो रहा है, क्या माध्यमिक डायलेक्टिक से उसके इस रूढ़िवादिता को, उसके इस डॉगमेटिज्म को क्या ब्रेकआउट किया जा सकता है? बहुत प्रभावकारी तरीके से ब्रेकआउट किया जा सकता है, और यही माध्यमिक का मूल्य है। और इसी में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है कि पहले हम आधुनिकता के दुनिया की जो एक रेखीय समझ का इसने जो एक नागफांस पूरी दुनिया में पैदा किया है, पहले उसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, या माध्यमिक डायलेक्टिक के द्वारा प्रोफेसर डीके मोहंता की शब्दावली में उसकी डीकंडीशनिंग की जाए। कैसे अप्लाई करेंगे आप माध्यमिक डायलेक्टिक को? किसी दर्शन प्रस्थान के अंतर्निहित अंतर्विरोधों को उजागर करने के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं, तो
क्यों राहुल? ऐसी संभावना तो बन सकती है कि उसका विनियोग, उसका अनुप्रयोग मॉडर्निटी के जो इनर कंसिस्टेंसीज हैं उसको भी अनर्थ करने के लिए, उसे भी उद्घाटित करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। बस इसका सामर्थ्य हम में चाहिए कि हम माध्यमिक डायलेक्टिक का उपयोग क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी के लिए करें, क्योंकि ये जो मॉडर्निटी है वो अपने को विश्व सभ्यता का रूप इसने धारण कर लिया है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए किसी वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना को महायान के संदर्भ में तलाशने के लिए कि एक माध्यमिक क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी प्रस्तुत की जाए। बहुत सारे पहलुओं पर नहीं, केवल एक छोटा सा पहलू रोचक तरीके से और सरल तरीके से मैं बताता हूं कि माध्यमिक डायलेक्टिक का उपयोग क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी के लिए कैसे किया जा सकता है, उसके इनर कंसिस्टेंसीज को कैसे उभारा जा सकता है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, एक उदाहरण देता हूं। मॉडर्निटी अस्तित्वात्मक समस्याओं का अनुभव मूलक समाधान करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट जो पुस्तक है, डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट, मैं उसका नाम, लेखक का नाम भूल रहा हूं, डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट, एडोर्नो की, उसमें ये स्टेटमेंट है कि मॉडर्निटी जो है वह अस्तित्वात्मक समस्याओं का अनुभव मूलक समाधान करती है। अब इस सूत्र को पकड़िए और माध्यमिक डायलेक्टिक का यहां उपयोग कीजिए। समस्याएं अस्तित्वात्मक हैं, समाधान अनुभव मूलक है। अनुभव मूलक समाधान टेंटेटिव होते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि अस्तित्वात्मक समस्याएं किसी परमानेंट सॉल्यूशन की डिमांड करती हैं। बौद्ध परंपरा में इसीलिए समाधान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, निदान शब्द का प्रयोग हुआ है। निदान का मतलब होता है किसी समस्या का ऐसा समाधान जो फिर से वह रिम्बर्स न करे, मतलब फाइनल सॉल्यूशन या कॉजल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। तो मॉडर्निटी मनुष्यता के सामने कुछ ऐसी समस्याएं, अस्तित्वात्मक समस्याएं उपलब्ध प्रस्तुत कर रही हैं। आप बहुत सारी उन समस्याओं को जानते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव वायलेंस, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आप गिना सकते हैं। ये सब हमारे सामने अस्तित्वात्मक समस्याएं पैदा करते हैं। इनका समाधान क्या होता है? अनुभव मूलक होता है, जो टेंटेटिव होता है। ये समाधान जो है, ये अनुभव मूलक समाधान जो आधुनिकता हमारे सामने प्रस्तुत करती है, आधुनिकता को आप उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को बताएंगे तो आपका बड़ा वेलकम करेगा, लेकिन तत्काल वो उसका अनुभव मूलक समाधान ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। उसके सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इंपिरिकल सॉल्यूशन देने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन वो इंपिरिकल सॉल्यूशन ऐसा होता है कि वो न तो अस्तित्वात्मक समस्या का पूर्ण समाधान होता है, बल्कि वो एक ऐसा आंतरालिक और अंतरिम समाधान प्रस्तुत करता है जो अपने गर्भ में और अपने अंदर एक दूसरे प्रकार की समस्या को छिपाए रखता है। मतलब समाधान का मतलब अनुभव मूलक समाधान, हर अनुभव मूलक समाधान अपने आप में एक प्रतिविधान होता है, वह समस्या का निदान नहीं होता है। और ये समाधान में निहित प्रतिविधान, फिर उस प्रतिविधान के समाधान और उसमें निहित प्रतिविधान, ये रोटेशनल तरीके से एक इनफाइनाइट रिग्रेस है और कभी भी अस्तित्वात्मक समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। और ये मॉडर्निटी की जो एटीट्यूड है, ये जो टेंडेंसी है,
वो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेगी, उसके बाजारवादी नीति में भी दिखाई पड़ेगी। अब अगर आप माध्यमिक डायलेक्टिक के तरीके से, इस तरीके से आप मॉडर्निटी को सेल्फ कॉन्शियस करते हैं, तो माध्यमिक डायलेक्टिक स्वयं आधुनिकता को, आधुनिकता की विचारधारा को एक आत्मचेतन होने का अवसर दे सकता है। और उस आत्मचेतन, अगर 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 आधुनिकता स्वयं अपने ही स्वरूप के प्रति आत्मचेतन होती है, तो आत्मचेतन होने का फल होता है कि उसी समय से हमारी चेतना में मूल्यात्मक उन्नयन का द्वार खुल जाता है। हमारा जो वैल्यू ओरिएंटेशन है हमारे कॉन्शसनेस का, उसका द्वार वहीं से खुल जाता है। तो यदि आप माध्यमिक डायलेक्टिक का प्रयोग इस तरीके से करते हैं, तब तो मित्रों ये संभव हो सकता है कि हम महायान को एक संभावित किसी ऐसी विश्व व्यवस्था को दार्शनिक आदान प्रदान करने वाले एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत कर सकें, जिसमें मानवता को जो उसकी अस्तित्वात्मक समस्याएं आधुनिकता के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, जो हेरमेटिकल क्वेश्चंस उसके सामने खड़े हो रहे हैं, उससे शायद मानवता को समाधान नहीं बल्कि निदान मिल सके। आप माध्यमिक एक दूसरे पहलू को लीजिए कि वो किस तरीके से संभावित विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है। वो इस तरीके से आप देखिए कि आधुनिकता में विचारधाराओं की टकराहट के कारण दुनिया में हिंसा का इतिहास कैसे रचा गया, दुनिया में हिंसा का इतिहास जो रचा गया, वो विचारधाराओं के टकराहट के चलते ही तो रचा गया। को कभी कभी हिंसा का इतिहास रचा गया धार्मिक विचारों की टकराहट के कारण, और उसके बाद जब धर्म का युग थोड़ा कम हुआ तो आइडियोलॉजीज के जो आपस में टकराहट थे, और उस टकराहट के चलते जो दुनिया में तोपों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, तोपों की गरज शुरू हुई, तो गरजती हुई तोपों से दुनिया दूसरी बार हिंसा से रक्त-रंजित हुई, विचारधाराओं के टकराहट के कारण। ये विचारधाराओं के टकराहट के कारण दुनिया में जो हिंसा हुई है, मानवता शर्मसार हुई है, ये विचारधाराओं का वह रूढ़िवाद है जिसके चलते कोई विचारधारा एक रेखीय रूप से अपने अपने आप को ही सत्य होने का दावा करती है। यही रूढ़ी जो है वो उनमें टकराहट पैदा करती है ना। और मूर्ति साहब माध्यमिक डायलेक्टिक को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो इसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ना कि माध्यमिक डायलेक्टिक जो है वो विचारधाराओं की इस जड़ता, इस रूढ़िवादिता को ही तोड़ देता है। और तोड़ने का मतलब स्वयं अपनी रूढ़ी और अपनी जड़ता के प्रति सेल्फ कॉन्शियस होना है। उसको तोड़ के कहीं भगा नहीं देना है। वो विचारधाराएं दुनिया में रहेंगी, लेकिन वो विचारधारा जब स्वयं अपने स्वरूप के प्रति आत्मचेतन होती है, तो उसमें एक मूल्यात्मक परिष्कार होता है। हम अपने जीवन में भी जब अपनी गलती को हम स्वीकारते हैं, अपनी कमियों को जब जानते हैं, तो क्या मनुष्य के साधारण जीवन में परिष्कार की शुरुआत नहीं होती है जब हम अपनी कमियों को जानते हैं? तो विचारधाराओं की टकराहट से यदि हमको दुनिया को बचाना है और उसके लिए किसी दार्शनिक पहल की जरूरत है, तो वह दार्शनिक पहल तो माध्यमिक डायलेक्टिक
के फिलॉसफिकल वैल्यू को जिस तरीके से मूर्ति साहब प्रस्तुत करते हैं, उसको तो बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया में हिंसा का क्रूर इतिहास धर्मों के बीच टकराहट के कारण भी हुआ, और धर्मों के बीच टकराहट के कारण जो हुआ, जिस धर्मांधता के चलते हुआ, उसके मूल में क्या था? उसके मूल में, उसके केंद्र में उस धर्म के ईश्वर की अवधारणा थी। सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप से उसके केंद्र में जो ईश्वर की अवधारणा थी, और उस ईश्वर के द्वारा मनुष्य अपना संबंध जिस तरीके से निर्मित करके अवधारित कर रहा था, उसी ने तो धार्मिक विचारों के टकराव को बढ़ाया। और फिर इन धार्मिक विचारधाराओं में जो प्रसारवादी प्रकृति के धर्म है, उन्होंने हिंसा का कैसा क्रूर इतिहास रचा और मानवता को शर्मसार किया, विश्व इतिहास इसका साक्षी है। इसके लिए बहुत प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मूर्ति साहब कहते हैं कि बुद्धिज्म वाज फर्स्ट चर्च ऑन द अर्थ। वो धरती पर स्थापित किया गया पहला चर्च है। मतलब वो कहते हैं कि बुद्धिज्म इज फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन ऑन अर्थ। और इस बात को कहते हुए वो संकेत करते हैं कि दुनिया में 3 प्रसारवादी धर्म है: ईसाई, इस्लाम और बौद्ध। और शायद धरती का पहला प्रसारवादी धर्म बुद्धिज्म ही है। ये दोनों धर्म बाद के हैं जो प्रसारवादी हैं। अब ये समझने की माध्यमिक डायलेक्टिक को हम कैसे इन समस्याओं को जानने के लिए, मतलब कैसे माध्यमिक डायलेक्टिक का मतलब है किसी विचारधारा को स्वयं अपने ही स्वरूप के प्रति मतलब आत्मचेतन बनाना। माध्यमिक डायलेक्टिक का आश्रय लेते हुए प्रश्न पूछा जा सकता है किसी प्रसारवादी धर्म से कि आप बताइए कि पूरी दुनिया को आपके धर्म में रंग जाना चाहिए, आपकी माइथोलॉजी से इसका कन्विंसिंग लॉजिक क्या है? ये आपका आदेश माने हम, या आपकी माइथोलॉजी में इसके लिए कोई कन्विंसिंग लॉजिक भी है? अगर ईसाई धर्म यह दावा करता है कि पूरी दुनिया को ईसाई के रंग में रंग जाना चाहिए, ईसाई धर्म स्वीकार कर लाना चाहिए, और इसके लिए हेगल जैसा दार्शनिक जब अपने फिलोसफिकल सिस्टम्स के डायग्राम बनाता है, तो धार्मिक चेतना के विकास की परमोत्कर्ष अवस्था पर बताता है कि क्रिश्चियनिटी इज एब्सोल्यूट रिलीजन। क्रिश्चियनिटी इज द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस कॉन्शसनेस। तो उनकी माइथोलॉजी से धर्मांतरण की कन्विंसिंग लॉजिक क्या है? अगर इस लॉजिक को आप खोजने का प्रयास करें, माध्यमिक डायलेक्टिक का मतलब किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। माध्यमिक डायलेक्टिक का मतलब है आपके अंतर को प्रकट करना, कि आपके अंदर क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं जिसके प्रति आप स्वयं अवेयर नहीं है। अब मान लीजिए ईसाई से ये पूछा जाए, तो ईसाई धर्म का जो माइथोलॉजिकल लॉजिक है वो है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटता है। एक है क्रिश्चियन एंड दूसरा है एनोनिमस क्रिश्चियन।
हिंदी में यदि कहें तो घोषित ईसाई और गोपित ईसाई, ये दो भागों में पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व इतिहास को बांटता है। और वो बताता है कि दुनिया में विश्व इतिहास की जो गति है, उसकी जो प्रभावशीलता है, वह गोपित ईसाई से घोषित ईसाई होने की ओर है। क्यों? वो इसलिए कि घोषित ईसाई वह व्यक्ति है जिसने मानवता को मूल पाप से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु ने जो बलिदान किया, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को जिसने घोषित कर दिया है, वह घोषित ईसाई है। लेकिन मानवता का वह भाग जो यीशु के क्रूसेड से पाप से उद्धार तो पाया है, लेकिन उस उद्धार के प्रति वह सेल्फ कॉन्शियस नहीं हुआ है, इसलिए यीशु की प्रति वह कृतज्ञता को ज्ञापित नहीं किया है। भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि वह यीशु के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करेगा, तब वह गोपित ईसाई जो है वह घोषित ईसाई में रूपांतरित हो जाएगा। और पूरा धर्मोपदेश, पूरी चैरिटी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये जो कन्वर्जन है, जो प्रोसेलिटाइजेशन है, उसका क्रिश्चियन लॉजिक है। लेकिन इस लॉजिक के आधार पर भी क्रिश्चियनिटी के द्वारा जो प्रोसेटिलाइजेशन दुनिया में किया गया, वह हिंसक तरीके से किया गया। इस्लाम के पास क्या लॉजिक होगा? इस्लाम भी धर्मांतरण कारित करता है। क्यों पूरी दुनिया को, क्यों पूरी मानवता को इस्लाम का वर्ण कर लेना चाहिए? उसकी माइथोलॉजी से क्या लॉजिक निकलेगा? हम लोग इतना तो जानते हैं कि पूरी धरती को दारुल उलूम और दारुल हरब में विभाजित करते हैं। दारुल उलूम धरती का वह भाग है जहां इस्लाम का राज्य स्थापित हो गया है, और दारुल हरब धरती का वह टेरिटरी है जहां इस्लाम का राज्य स्थापित होना है। और दारुल उलूम में रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि वह दारुल हरब को दारुल उलूम में रूपांतरित करें। ये कांस्टेंट वार की थ्योरी है इस्लाम में। इसके तो क्या ये बात तो लगता है जैसे एक आदेश हो, कोई माइथोलॉजिकल लॉजिक नहीं है। अगर कोई माइथोलॉजिकल लॉजिक आप खोजना भी चाहें इस्लाम में, तो आप यही कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला के जो अंतिम आदेश हैं वो इस्लाम को ही प्राप्त हुआ है, और और उस गॉड के जो, मतलब उससे पहले के जो आदेश थे, वो ईसाई यहूदी परंपरा को प्राप्त हुआ है। दोनों में कन्फ्लिक्ट भी इसी बात को लेके है। तो जब अंतिम पैगाम इस्लाम को प्राप्त हुआ, तब धरती का वह टेरिटरी जो प्रीवियस मैसेज से गवर्न हो रहा था, उसको भी अब फाइनल मैसेज से गवर्न होना चाहिए। यही इस्लाम और ईसाई के बीच का कन्फ्लिक्ट है। लेकिन कन्वर्जन की जो ये लॉजिक दो तरह से लोग देते हैं, इसमें किसी भी धार्मिक परंपरा जब अपने को अपना विश्वव्यापीकरण करती है, तो उसमें एक दार्शनिक दृष्टि से एक बहुत ही एक सिद्धांत की मांग होती है। उस सिद्धांत को अंग्रेजी में हम उसके लिए शब्द नहीं दे सकते हैं। मैंने उसके लिए हिंदी में शब्द, मूर्ति साहब की किताब में उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है, मुझे याद नहीं है। मैंने हिंदी में उसके लिए शब्द बनाया है ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण। मतलब उस धर्म के शास्ता पुरुष के द्वारा कुछ ऐसा कृत्य किया जाना चाहिए जिसका कोई कॉस्मिक रिलेवेंस हो,
वो पक्षपात न करता हो, मतलब वो अपने को पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उसके लिए अभ्यर्पित करता हो। तो क्रिश्चियनिटी में ये ब्रह्मांडी अभ्यर्पण का कंसेप्ट तो दिखाई पड़ता है यीशु के क्रूसेड। इस्लाम के पास कोई ब्रह्मांडी अभ्यर्पण का कोई कंसेप्ट नहीं है। तब आप कैसे दावा कर सकते हैं अपने विश्वव्यापीकरण का? इन दोनों प्रसारवादी धर्मों ने दुनिया में हिंसा का इतिहास रचा और धर्मांतरण को हिंसक तरीके से कारित किया। लेकिन धरती का पहला इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, धरती का पहला चर्च और धरती का पहला धर्मांतरण को स्वीकृति देने वाला जो बौद्ध धर्म रहा है, आप उसके विकास को देखिए तो उसी मध्य एशिया में इसका भी विकास हुआ, उसी समय में विकास हुआ, उससे ज्यादा विकास हुआ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अपेक्षा। लेकिन इसने रक्त का एक कतरा नहीं बहाया। इसका जो एक्सपांशनिस्ट प्रोजेक्ट रहा वो थ्रू आउट नॉन वायलेंट रहा। आज धार्मिक कट्टरता, धार्मिक मदांधता के चलते, मतलब आप इस कन्फ्लिक्ट को केवल धर्मों के बीच टकराहट में मत देखिए। मजेदार बात तो यह है कि मॉडर्निटी धर्मों के बीच टकराहट को और अधिक बढ़ाने के लिए सुअवसर प्रदान करती है। इस दृष्टि से भी मॉडर्निटी को देखिए। दो धर्मों के बीच का विरोध तो होता ही है, वो टकराते ही है, लेकिन मॉडर्निटी उनकी कट्टरता को और कैसे बढ़ाती है इसके लिए विस्तार में व्याख्या करनी पड़ेगी। हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। मॉडर्निटी कैसे धर्मों की टकराहट को भी बढ़ाती है। और यदि तो हमें, मतलब मूर्ति साहब जिस तरीके से महायान को प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हमें इस बात को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आखिर महायान का जो एक्सपांशनिस्ट प्रोजेक्ट है वो नॉन वायोलेंट क्यों रहा और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का एक्सपांशनिस्ट प्रोजेक्ट थ्रू आउट वायोलेंट क्यों रहा। हमें इसको भी देखना पड़ेगा और तब हम दुनिया के सामने इस महायान के दार्शनिक मूल्य को रख सकेंगे। और ये इसलिए संभव हुआ कि महायान में तथागत और बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह ईश्वर स्थानीय अवधारणा है और वह ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है जैसा कि अन्य धार्मिक परंपराओं का ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ईश्वर की अवधारणा बौद्ध दर्शन के विकास में एक परवर्ती घटना है। और जब बौद्ध दर्शन का विकास एक अद्वैतवादी परंपरा के रूप में होता है, जब बौद्ध दर्शन अद्वैतवादी प्रारूप में विकसित होता है, तब परमार्थ और व्यवहार के बीच एक मध्यस्थ तत्व के रूप में तथागत की अवधारणा आती है। और वास्तव में मूर्ति साहब कहते हैं कि इसी तथागत की अवधारणा के साथ पहली बार बौद्ध परंपरा वास्तविक अर्थों में धर्म बनती है। इससे पहले वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म के लिए अलौकिक सत्ता में विश्वास, उस अलौकिक सत्ता के द्वारा कोई ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण किया गया हो। दूसरी चीज, कम से कम ये दो चीजें तो होनी चाहिए, ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण और अलौकिक सत्ता में विश्वास। और इससे ये तभी होता है जब तथागत की अवधारणा परमार्थ और व्यवहार के मध्यस्थ तत्व के रूप में सामने आती है। और इसी अवधारणा के साथ मूर्ति साहब कहते हैं कि पहली बार बौद्ध विचार परंपरा एक धार्मिक चेतना में रूपांतरित होती है। और उस धार्मिक चेतना में तथागत का जो स्वरूप है वह कैसा है, उसका ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण कैसा है। जैसे यीशु ने क्रूसेड लिया, तो बुद्ध का जो ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण है वो प्राणी मात्र के लिए सदैव अपने को प्रस्तुत रखता है, यही महाकरुणा है। और स्वयं प्रतिष्ठित निर्वाण के द्वार पर खड़े होकर वो दुख से संतप्त प्राणियों को देखता है
तब यह संकल्प लेता है कि मैं अकेले मुक्त होकर क्या करूंगा, मैं तो तब तक मुक्त नहीं होऊंगा जब तक एक भी प्राणी यहां दुख से संतप्त रहेगा। आई विल बी द लास्ट वन। और तब वहां वो संकल्प लेते हैं, कलिकलुष कृतानि यानि लोके मयि तानि प्रवर्तन्ते विमुच्यते हि लोको। ये बुद्ध का मतलब ब्रह्मांडीय अभ्यर्पण है। और मूर्ति साहब अपने पुस्तकों में बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी धार्मिक परंपरा में इतना सैक्रोसेंट, इतना इनोसेंट, इतना ह्यूमेन, HUMNE, ह्यूमेन, और इतना पैंथेइस्टिक और इतना डेमोक्रेटिक कंसेप्शन ऑफ गॉड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुद्ध जो है ना वो सेक्रेट एंड प्रोफेन का अंतर नहीं करते। तथागत सेक्रेट एंड प्रोफेन का अंतर नहीं करता दुनिया में। ये मोस्ट डेमोक्रेटिक गॉड है। वो सब चीजों से अपने को जोड़ता है। और उसके पास ज्ञान कैसा है, ज्ञान का प्रतिमान कैसा है? अद्वय ज्ञान, आदर्श ज्ञान, भूत प्रतिवेक्षा ज्ञान, समता ज्ञान और कृत्यानुष्ठान ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञान के महा आकारों से वो सम्मिलित उसकी चेतना है। इसीलिए वो अहर्निश महाकरुणा का संपादन करता है। ऐसा ईश्वर है। आज यदि दुनिया को धार्मिक कट्टरता की टकराहट से बचाना है तो हमें महायान के इस ईश्वर की अवधारणा को दुनिया के सामने लेकर जाना पड़ेगा, मूर्ति साहब के रास्ते से। और मैं मित्रों कितनी बातें करूं, मतलब ये तो हरि अनंत, हर कथा अनंता है। ये इतना इतना कहे ना कि ये मूर्ति साहब का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। इसको मतलब फिनिश करना तो कितना कहा जाए। एक छोटी सी बात अंत में कहता हूं। मूर्ति साहब कहते हैं कि ये जो संभावना वो तलाशते हैं कि माध्यमिक मूल्य क्या हो सकता है, तो एक बताते हैं वो कि माध्यमिक दर्शन का नई विश्व व्यवस्था के प्रति ये योगदान हो सकता है कि अलग अलग जो दृष्टियां हैं, अलग अलग जो सिद्धांत हैं, अलग अलग जो विचार परंपराएं हैं और मनुष्य की जो अभिवृत्ति है सिद्धांतों से जुड़ने की, और जिसके चलते हमारा बहुत सारा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो कहते हैं कि वो मतलब दृष्टियों का जो वो कहते हैं कि माध्यमिक पद्धति, मतलब वो कहते हैं कि माध्यमिक पद्धति की दृष्टि से सार्वभौमता जो है, यूनिवर्सलिटी जो है, वो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के सिंथेसिस से नहीं बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के सिंथेसिस से कोई यूनिवर्सल विजन नहीं बन सकता। वो कहते हैं कि उन दृष्टियों को समाप्त करके ही वो कोई हम उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकते हैं, कोई सार्वभौमिक दृष्टि के लिए, प्रज्ञा के लिए। और उसके लिए जरूरी है उन दृष्टियों के प्रति भूत प्रतिवेक्षात्मक अभिवृत्ति, सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड। तो दुनिया में यदि हमें दृष्टियों की का संश्लेषण अगर सार्वभौमता प्राप्त करना है तो वो कहते हैं वो इस बिंदु पर वो जैन दर्शन के स्यातवाद का और हेगेल के डायलेक्टिक की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इससे ये दोनों संश्लेषण करते हैं और संश्लेषण से उस सार्वभौमता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन दृष्टियों को समाप्त करके, मतलब सर्व दृष्टि प्रहान के माध्यम से ही हमको उस सार्वभौमता का आधार मिल सकता है।
एक जगह मूर्ति साहब और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वैचारिक सहिष्णुता की जरूरत आज दुनिया को है। वैचारिक सहिष्णुता, इस प्रश्न के संदर्भ में मतलब माध्यमिक दर्शन की भूमिका को उद्घाटित करते हुए मूर्ति साहब ये कहते हैं कि ऊपर से देखने में तो अपनी निषेधात्मक पद्धति के चलते, सभी दृष्टियों का खंडन करने के चलते माध्यमिक ऊपर से बड़ा असहिष्णु दिखाई पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही सहिष्णु है। कैसे सहिष्णु है? इसकी सहिष्णुता को वो बताने के लिए मूर्ति साहब का वो बड़ा बड़ा अच्छा वो कोटेशन है। वो कहते हैं कि वास्तव में माध्यमिक दर्शन का जो वैचारिक सहिष्णुता के प्रति जो उसका जो जो उसका पक्ष बन सकता है, वो कहते हैं कि सर्वम ही युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते, सर्वम ही युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते, सर्वम न युज्यते तस्य शून्यम यस्य न युज्यते। अर्थात उसके लिए सब कुछ है संगत जिसके लिए शून्यता संगत है, उसके लिए सब कुछ है संगत जिसके लिए शून्यता संगत है, उसके लिए कुछ भी संगत नहीं है जिसके लिए शून्यता संगत नहीं है। मतलब शून्यता की अवधारणा के आधार पर ये जिस प्रकार की वैचारिक सहिष्णुता बनती है, ये भारत के अद्वैतवादी और अद्वैतवादी सहिष्णुता की अवधारणा ऐसे ही बनती है। वेदांत की परंपरा में भी आनंद जी कहा जाता है वेदांत अद्वैत के प्रति कि सर्ववादानवसर नानावादा निरोधी तद, यह विभक्ति तद ब्रह्म, सर्ववादानवसर नानावादा निरोधी तद अनंत मूर्ति तद ब्रह्म यह विभक्ति विभक्ति। मतलब अद्वैत को भी सर्ववादानवसर और नानावादा निरोधी कहा जाता है, और वही यहाँ अद्वैतवादी परंपरा में उसी बात को रेखांकित करते हुए ये जो वो मूर्ति साहब इसको कोट करते हैं कि सर्वम ही युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते, सर्वम न युज्यते तस्य शून्यता यस्य न युज्यते। तो अंदर से शून्यता नानावादा निरोधी है। तो इससे जो वैचारिक स्वतंत्रता और वैचारिक सहिष्णुता की संभावना बनती है, वो दूसरे जो रूढ़ दार्शनिक दृष्टियां हैं ना, उससे वो वैचारिक सहिष्णुता नहीं बन सकती। और इस आधार पर अंत में हम अपनी बात को समाप्त केवल इस आधार पर करना चाहेंगे कि ऐसे महायान दर्शन को जब हम, या ऐसे महायान पर किए गए ऐसे दार्शनिक महत्व के कार्य को हम जब बुद्धिस्ट स्टडीज के नजरिए से पढ़ते हैं या इंडोलॉजिकल स्टडीज के नजरिए से पढ़ते हैं, तो आप उसके विश्वव्यापी महत्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। जिस विश्वव्यापी महत्व का दावा मूर्ति साहब अपने अध्ययन में यह कहते हुए कहते हैं कि माध्यमिक डायलेक्टिक इज क्रिटिक ऑफ ऑल फिलॉसफीज, माध्यमिक दर्शन दर्शन मात्र की समीक्षा है और समस्त दर्शन तंत्र जो एक रूढ़िवादी दृष्टि में जो रूपांतरित हो गए हैं, उन्हें यह आत्मचेतन होने का अवसर प्रदान करता है। इस दार्शनिक महत्व को आप नहीं समझते हो। इस अर्थ में माध्यमिक दर्शन, जिसको पता नहीं कितने लोगों ने इसको उच्छेदवादी कहा,
कितने लोगों ने कहा कि ये भ्रांत मस्तिष्क का एक तार्किक विन्यास है, उदयनाचार्य ऐसा कहते हैं, भ्रांत मस्तिष्क का तार्किक विन्यास। और भगवत पाद आचार्य शंकर तो सर्व प्रमाण भी प्रतिसिद्ध ही कह दिए इसको, ऐसे दर्शन को। इसीलिए माध्यमिक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अपनी खूबियों के चलते नहीं जाना गया, दुनिया में इसकी अधिक प्रसिद्धि अपनी आलोचनाओं के कारण हुई। और यह ऐसा दर्शन है मित्रों जिसे मैं मूर्ति साहब की परंपरा का अनुकरण करते हुए निसंकोच रूप से यह कहना चाहता हूं कि माध्यमिक दर्शन मनुष्य की सृजनात्मकता का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। क्यों? माध्यमिक कहता है कि भवेत किंचित अनारब्धा क्रिया भवेत, भवेत किंचित अनारब्धा क्रिया भवेत, कारकः स्याद् कुर्वाणः शून्यता प्रतिबाधक। एक बार इसको और सुनिए, भवेत किंचित अनारब्धा क्रिया भवेत, कारकः स्याद् कुर्वाणः शून्यता प्रतिबाधक। किसी क्रिया का आरंभ नहीं हो सकता है, किसी कर्ता की कोई जरूरत नहीं होगी, कोई कारक नहीं होगा यदि हम शून्यता को स्वीकार नहीं करते। कारक होना, क्रिया संपन्न होना, कर्ता होना, इसका मतलब है कि मनुष्य के सृजनात्मकता के जितने भी ज्ञानात्मक और मूल्यात्मक आयाम हैं वो सभी तभी संभव है जब हम शून्यता को पूर्वग्रहित कर लें। तो इसलिए शून्यता का जो दर्शन है वो मनुष्य की सृजनात्मकता का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी है। और आज आधुनिकता के नाग फांस से, आधुनिक सभ्यता के द्वारा निर्मित जो कैच 22 सिचुएशन है और मनुष्य मानवता के समक्ष जो उसने अपनी प्रामाणिकता का एक प्रिजनर्स डायलेमा स्थापित कर दिया है, यदि मानवता को उससे मुक्ति चाहिए तो उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश महायान दर्शन के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। और उस महायान दर्शन की दार्शनिक संभावनाओं को जितने संरचनात्मक तरीके से, जितने अर्थगर्भ तरीके से प्रोफेसर टीआरबी मूर्ति ने सेंटर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में सूचित करने का प्रयास किया है, वह मित्रों अन्यत्र दुर्लभ है। और मूर्ति साहब के द्वारा संकेतित इन कुछ विचार बिंदुओं को आज हम अपने ज्ञान और अनुभव की अनुमत सीमा में, मुझे जो आप लोगों से आज साझा करने का आनंद जी ने जो अवसर दिया, इसके लिए अपने अनन्य मित्र आनंद जी के प्रति और विभाग के समस्त उनके सहयोगियों के प्रति, और आपने मेरे प्रति अनुराग रखने के कारण मेरी अस्त व्यस्त बातों को बड़े मनोयोग से सुना, इसके लिए आप लोगों के प्रति भी आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे मेरे अग्रजवर्य प्रोफेसर हरिशंकर प्रसाद जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।